हेलो एवरीवन, डीएसएसबी जीके पीवाईक्यू सीरीज़ में आज हमारा 7th लेक्चर होने वाला है एंड आज हम करेंगे कंप्यूटर लैब में आईटी असिस्टेंट का पेपर हुआ था 27 जुलाई 2024 को। स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मूवमेंट हैड द मोटो ऑफ वन कास्ट, वन रिलीजन एंड वन गोट? निम्न में से किस सुधार आंदोलन का आदर्श वाक्य सबके लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर था? सो ये मोटो था श्री नारायण धर्म परिपालन योगम का एंड ये स्टार्ट किया था बाय श्री नारायण गुरु ने इन 1903 में स्टार्ट हुआ था इन केरला। एंड इसका ओरिजिनल मोटो था ओरु जाति ओरु मथम एंड ओरु दैवम। ये केरला में इसका मोटो है। एंड इस रिफॉर्म मूवमेंट से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इसने ऑल रिलीजन कॉन्फ्रेंस कब बुलाई थी? तो ये बुलाई थी 1923 में। क्लियर है? आगे चलते हैं। The पुष्यभूतीज had matrimonial alliance with which of the following dynasties? पुष्यभूतियों का वैवाहिक संबंध निम्न में से किस राजवंश के साथ था? पुष्यभूतियों के वैवाहिक संबंध में बात करें उससे पहले पुष्यभूति के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में वर्धन राजवंश का उदय हुआ एंड क्योंकि इसका फाउंडर पुष्यभूति था इसलिए इस डायनेस्टी को पुष्यभूति डायनेस्टी नाम से भी जाना जाता है। एंड पुष्यभूति ने इस डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था इन 550 AD 550 ईस्वी में पुष्यभूति डायनेस्टी की नींव रखी गई थी। इस डायनेस्टी को स्थापित करने से पहले पुष्यभूति गुप्ता डायनेस्टी में सामंत के रूप में कार्य करता था एंड जब इसने पुष्यभूति डायनेस्टी की नींव रखी तो उसका कैपिटल बनाया थानेश्वर को। एंड थानेश्वर प्रेजेंट है आज के कुरुक्षेत्र में यानी कि हरियाणा में। पुष्यभूति डायनेस्टी में फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग हुआ प्रभाकर वर्धन। इसके 3 बच्चे थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन एंड राज्यश्री। प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री का विवाह 605 ईस्वी में ग्रहवर्मन से हुआ एंड ग्रहवर्मन मौखरी राजवंश से आते थे। मौखरी राजवंश था, इनके प्रेजेंट था कन्नौज में। फिर एक दिन प्रभाकर वर्धन का देहांत हो जाता है और राजा बनता है राज्यवर्धन। एंड इसी के कार्यकाल में मालवा के देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इससे क्रोधित होकर राज्यवर्धन ने देवगुप्त को युद्ध में मार डाला, लेकिन बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन का छोटा भाई हर्षवर्धन राजा बना। हर्षवर्धन का शासनकाल था 606 से 647 ईस्वी तक। ये पुष्यभूति डायनेस्टी का सबसे महान शासक सिद्ध हुआ। हर्षवर्धन ने राजा बनते ही शशांक यानी बंगाल पर हमला कर दिया, लेकिन हर्षवर्धन से डरते हुए शशांक बिना युद्ध किए ही बंगाल छोड़कर भाग गया। इसके पश्चात हर्षवर्धन ने दोबारा कन्नौज पर अधिकार कर लिया और अपनी बहन राज्यश्री का वहाँ राज्याभिषेक करवाया और खुद टाइटल लिया शिलादित्य। एंड आगे चल के राज्यश्री की हेल्प करने के लिए हर्षवर्धन ने पुष्यभूति डायनेस्टी की कैपिटल को थानेसर से बदल के कन्नौज कर दिया। हर्षवर्धन को लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ भी कहा जाता था एंड इसका ये टाइटल उसी से लिंक्ड है, सकलो उत्तरापथनाथ यानी कि उत्तर की सारी ज़मीन का मालिक। हर्ष संवत शुरू हुआ था 606 AD में जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था। एहोल इंस्क्रिप्शन के अनुसार चालुक्य रूलर पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को हरा दिया था इन बैटल ऑफ नर्मदा जो हुई थी 618 में। इस हार के बाद हर्षवर्धन का दक्षिण को जीतने का सपना टूट गया। क्वेश्चन पूछे कि चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सांग किसके कार्यकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के कार्यकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन फॉलो करता था शैविज्म, लेकिन उसने पैट्रोनाइज किया था बुद्धिज्म को भी, यानी कि वो दूसरे धर्मों को भी टॉलरेट करता था। हर्षवर्धन का कोर्ट पोइट था यानी राजकवि बाणभट्ट। इसने 2 पुस्तक लिखी थी, पहली हर्षचरित और दूसरी कादम्बरी। हर्षवर्धन ने खुद भी 3 पुस्तकें लिखी थी, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। एंड हर्ष का सिग्नेचर हमें मिलता है बांछेरा इंस्क्रिप्शन में। हर्षवर्धन ने 2 असेंबली शुरू की थी, फर्स्ट कन्नौज असेंबली, सेकंड प्रयाग असेंबली। कन्नौज असेंबली को शुरू किया गया था टू पॉपुलराइज महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म एंड टू वेलकम ह्यून सांग, जबकि प्रयाग असेंबली को शुरू किया गया था टू पॉपुलराइज हिमसेल्फ।
ये असेंबली हर 3 साल में होती थी ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, यमुना एंड सरस्वती। हर्षवर्धन के 2 पुत्र हुए, वाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन, लेकिन दोनों की ही हत्या अरुणाश्रय नामक मंत्री ने कर दी थी। इसलिए हर्षवर्धन के मरने के बाद पुष्यभूति डायनेस्टी का अंत हो जाता है। अब क्वेश्चन देखते हैं। द पुष्यभूतीज हैड मैट्रिमोनियल अलायंसेज विद विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। तो कन्नौज के मौखरियों के साथ पुष्यभूतियों का वैवाहिक संबंध था, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, मौखरी वंश। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट पूछा है, यानी हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज 5 years, विच इज करेक्ट। Then second, when the vice president acts as or discharges the functions of the president, he shall cease to perform the duties of the chairman of the council of states. यानी जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या उसके कार्यों का निर्वहन करता है, तो वह राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करना बंद कर देगा, विच इज़ करेक्ट। अब एक आदमी दो काम थोड़ी ना करेगा। सी, द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज डायरेक्ट। उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जब पीपल यानी कि लोग खुद वोट करें और प्रतिनिधि को चुनें। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोगों के द्वारा चुने हुए एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, वोट करते हैं और वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो इससे हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। On whose birthday was the स्वच्छ भारत मिशन launched in 2014 at राजपथ। 2014 में नई दिल्ली के राजपथ पर स्वच्छ भारत मिशन किसके जन्मदिन पर शुरू हुआ? तो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर शुरू हुआ था ये 2 अक्टूबर को 2014। नेक्स्ट देखते हैं। In March 2024, which of the following institutions launched India's first ever book on sports psychology in the country as part of a series that will aim to enrich students with industry knowledge? मार्च 2024 में निम्न में से किस संस्थान ने एक श्रृंखला के हिस्से के रूप में देश में खेल मनोविज्ञान पर भारत की पहली पुस्तक है खेल मनोविज्ञान पर, जिसका उद्देश्य छात्रों को उद्योग ज्ञान से समृद्ध करना था। सो एक करंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा IISM मुंबई। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड बाय फार्मर्स ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट इन द मंथ ऑफ श्रवण। निम्न में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों द्वारा श्रावण के महीने में मनाया जाता है? तो श्रावण के महीने में छत्तीसगढ़ के किसान मनाते हैं हरेली फेस्टिवल, हरेली त्यौहार। इस त्यौहार में प्रे किया जाता है फॉर गुड क्रॉप, की अच्छी फसल हो, एंड इसमें एक ट्री को भी उगाया जाता है, मतलब एक ट्री को बोया जाता है जिसका नाम है भेलवा ट्री। एंड एक डिश भी फेमस है इस फेस्टिवल से रिलेटेड, चीला। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स अलाउज द पार्लियामेंट टू रेगुलेट राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की अनुमति देता है? यानी हमारे राइट टू सिटीजनशिप, इस राइट को अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट द्वारा विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 11। सिटीजनशिप हमने पढ़ा था कि पार्ट 2 में आता है, एंड इसके आर्टिकल हैं आर्टिकल 5 to 11। सो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 11। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ मनी मार्केट। निम्न में से कौन सा मुद्रा बाजार का एक घटक है? देखिए, मनी मार्केट का यूज़ होता है जहाँ नीड होती है कैश की, कैश नीड, और वो भी ऑन शॉर्ट नोटिस। जैसे रातों रात पैसे चाहिए तो वहाँ पर मनी मार्केट का यूज़ किया जाता है, शॉर्ट नोटिस। क्लियर है? एंड इसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रेजरी बिल। ये इंस्ट्रूमेंट हाईली लिक्विड होते हैं जिन्हें जल्दी से कैश किया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। विक्रमादित्य इज ऑल्सो नॉन एज, विक्रमादित्य को इस नाम से भी जाना जाता है। तो विक्रमादित्य टाइटल था चंद्रगुप्त सेकंड का, जो गुप्त डायनेस्टी से रिलेटेड थे। विक्रमादित्य का अर्थ है सन ऑफ पावर, एंड ये स्टार्ट किया था, इस नाम का सबसे पहला यूज़ हुआ था बाय उज्जैन किंग
विक्रमादित्य है, इन्होंने 57 BC में शाका रूलर को हराया था, डिफीट किया था शाका रूलर को। सो क्लियर है, विक्रमादित्य टाइटल। नेक्स्ट देखते हैं, द रिवर बेसिन ऑफ गेंजेस कवर्स हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। गंगा नदी का बेसिन कितने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करता है? सो इसमें काउंट करते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। सो टोटल हो गई 11। सो गंगा का जो बेसिन है वो 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, द अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी विच सजेस्ट 2-tier पंचायती राज सिस्टम वॉज अपॉइंटेड इन द ईयर। अशोक मेहता समिति जिसने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया था, कौन से वर्ष में नियुक्त हुई थी? अशोक मेहता कमेटी ने पंचायती राज के 2 लेवल दिए थे। फर्स्ट इज जिला परिषद एंड सेकंड इज मंडल पंचायत। मंडल पंचायत जिसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पर एस्टेब्लिश किया गया था जिला परिषद को। ये केवल अशोक मेहता कमेटी के सुझाव थे जो इन्होंने दिए थे 1977 में, लेकिन कुछ वर्षों बाद जनता गवर्नमेंट के कोलैप्स से इनके सुझावों पर कोई एक्शन नहीं हुआ। एंड अगर ये पूछे कि फर्स्ट कमेटी ऑन पंचायती राज कौन है, सो फर्स्ट कमेटी ऑन पंचायती राज, सो ये है बलवंत राय मेहता कमेटी 1957। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज रमन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ द लोकल डिविनिटी भूमिया देवता। निम्न में से किस राज्य में स्थानीय देवता भूमिया देवता के सम्मान में रमन त्योहार मनाया जाता है? सो रमन त्योहार चमोली डिस्ट्रिक्ट के गढ़वाल रीजन में, गढ़वालियों का त्यौहार है ये, गढ़वाल रीजन में मनाया जाता है। एंड ये मेनली 11 से 13 दिन के बीच में मनाया जाता है इन अप्रैल, और ये एक तरह का हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल। एंड रमन फेस्टिवल में 18 नंबर का बहुत सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इसमें 18 पार्टिसिपेंट होते हैं, वो 18 तरह के कैरेक्टर प्ले करते हैं, 18 तरह के मास्क लगाते हैं, एंड वो 18 तरह की बीट्स पर परफॉर्म करते हैं। सो ये 18 इतना इम्पॉर्टेंट कैसे है, क्योंकि हम इसको 18 चीज़ों को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है टू सेलिब्रेट 18 पुराणास। हमारे पुराणों की संख्या है 18। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, क्योंकि चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में आता है, वहीं पर रमन त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूगो डिवराइस, कार्ल कॉरेंस एंड एरिक वॉन शेरमार्क आर फेमस फॉर। ये 3 लोग, ह्यूगो डिवराइस, कार्ल कॉरेंस एंड एरिक वॉन शेरमार्क, ये फेमस क्यों हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं? ये प्रसिद्ध इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने रीडिस्कवर किया था मेंडल के काम को। मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, और इन तीनों ने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था इन 1900। और मेंडल ही वो इंसान था जिसने डिस्कवर किया था फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू वी डिफाइन सिटीजनशिप इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। हम भारत के संदर्भ में नागरिकता को कैसे परिभाषित करते हैं? ऑप्शन देखते हैं, सिंगल सिटीजनशिप। जी हाँ, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। आप किसी और देश की नागरिकता ले लोगे तो इंडिया की नागरिकता कैंसिल हो जाएगी। बी, हायर अथॉरिटीज़ हैव मोर पावर, नो। सी, ड्यूअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता नहीं है। एंड डी, अनइक्वल मेंबरशिप, ये भी नहीं है। जो कंसेप्ट है सिटीजनशिप का, सिटीजनशिप ये आता है हमारे
जैसा कि हमने कई बार पढ़ लिया है पार्ट सेकंड में, एंड इसमें आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 5 to 11, और जो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है ये आता है आर्टिकल 9 में। सो क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। Mammals have different types of teeth that are specialized according to their eating habits. That is, they are heterodont. Which of the following is a homodont mammal? स्तनधारियों के अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं जो उनके खाने की आदतों के अनुसार विशिष्ट होते हैं, यानी वे हेटेरोडोंट होते हैं। निम्न में से कौन सा एक होमोडोंट स्तनपायी है? तो इसमें यह बोला है कि मैमल्स जनरली हेटेरोडोंट होते हैं, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर मैमल्स होमोडोंट हैं, तो वो एक्सेप्शन ही हमसे पूछा है। सो इसका एक एक्सेप्शन होता है डॉल्फिन, ऑप्शन बी। इसमें ये एक मैमल है एंड इसमें होमोडोंट डेंटिशन होता है, होमोडोंट डेंटिशन, यानी इसके दांत एक जैसे होते हैं। अब जो ह्यूमन है उसके डेंटिशन है, इट इज़ हेटेरोडोंट, यानी दांत एक जैसे नहीं है स्ट्रक्चरली एंड मॉर्फोलॉजिकली, जबकि होमोडोंट में इनके जो टीथ्स होते हैं वो स्ट्रक्चरली भी एंड मॉर्फोलॉजिकली भी सेम होते हैं, और हेटेरोडोंट में डिफरेंट होते हैं। सो क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। मोपिन एंड न्योकुम फेस्टिवल, ये जो दो फेस्टिवल हैं ये कौन से इंडियन स्टेट में मनाए जाते हैं? तो ये मनाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। इधर देखो, मोपिन फेस्टिवल को अरुणाचल प्रदेश की गालो ट्राइब द्वारा मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू वेलकम स्प्रिंग को वेलकम करने के लिए, एंड इस फेस्टिवल पे परफॉर्म किया जाता है मिथुन डांस एंड पॉपिर डांस। अब देखते हैं न्योकुम फेस्टिवल, ये भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन ये मनाया जाता है बाय नीशी ट्राइब, और इसकी डेट है 25 to 26 फरवरी। 2 डे फेस्टिवल होता है ये, एंड इस फेस्टिवल पर परफॉर्म किया जाता है रिखमपडा डांस, और ये स्टार्ट हुआ था 1967 में। जो ये फेस्टिवल है न्योकुम फेस्टिवल को स्टार्ट किया था 1967 में। क्लियर है। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट AVC इज कैलकुलेटेड बाय, औसत परिवर्तनीय लागत की गणना डैश द्वारा की जाती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसको कहा जाता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एंड इसका फॉर्मूला होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। सो अब हम ऑप्शन देखते हैं इसमें से। डिवाइडिंग द टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय क्वांटिटी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऊपर यहाँ पर हमारी है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय द क्वांटिटी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ PM विकास स्कीम फॉर माइनॉरिटीज एनविजन्ड इन 2022 में अल्पसंख्यकों के लिए परिकल्पित PM विकास योजना का उद्देश्य क्या है? PM विकास स्कीम का पुराना नाम है प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, PMKK, इसका ये पुराना नाम है, एंड इसका ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ माइनॉरिटीज़ के जीवन को सुधारना विद द हेल्प ऑफ स्किल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। सो इसका ऑप्शन एक ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ईयर डिड इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट डीप सी मिशन समुद्रयान? भारत ने अपना पहला गहरे समुद्र मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च किया? सो समुद्रयान को 2019 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री ने समुद्रयान को 2019 में लॉन्च किया था। कहाँ से? चेन्नई से समुद्रयान को लॉन्च किया था, एंड इसके व्हीकल का नाम क्या है? व्हीकल का नाम पूछे तो मत्स्य 6000, एंड ये 6000 नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये व्हीकल 6000 मीटर अंडर सी जा सकता है, सी के अंडर 6000 मीटर तक ये सबमर्ज कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ बुद्धिस्ट इन इट्स पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या में बौद्धों का प्रतिशत सबसे अधिक है? 2011 की पॉपुलेशन के अनुसार हमारे देश में टोटल 80 लाख बुद्धिस्ट रहते हैं,
एंड जिसमें से 65 लाख रहते हैं केवल महाराष्ट्र में, और लगभग 2 लाख के आसपास रहते हैं एमपी में, एंड यूपी में रहते हैं लगभग 2 लाख के आसपास। 2 लाख के आसपास यूपी में हो गए। लेकिन जब बात आती है बुद्धिस्ट पॉपुलेशन एज अ परसेंटेज ऑफ स्टेट पॉपुलेशन, तो सबसे ऊपर नाम आता है सिक्किम का। यहाँ पर सिक्किम की पॉपुलेशन का 27%, 27% बुद्धिस्ट रहते हैं। सेकंड नाम आता है अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन का 11% लोग बुद्धिस्ट हैं। थर्ड मिज़ोरम। मिज़ोरम की जनसंख्या का 8.5% लोग बुद्धिस्ट हैं। सो हमसे यहाँ पर हाईएस्ट परसेंटेज पूछा था, तो हाईएस्ट परसेंटेज है सिक्किम का। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। विद दिस आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। एंड इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।